हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बार बार पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और मेरे प्यारों बच्चों, इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में देता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ फ्री में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो में जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 100% मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। इनको तैयार कर लेना। और इन्हीं प्रश्नों को अगर आप किताब में क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा सा दिया है कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। और मेरी गारंटी कि इस वीडियो में एक एक प्रश्न को इतना अच्छे से समझा दूंगा कि सारे प्रश्न इसी वक्त आप लोगों को याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारों जो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, 3 स्टार वाला ये प्रश्न है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि कोई भी मैं वीडियो बनाता हूं तो 4 से लेकर 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके आता हूं, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूं। और वैसा प्रश्न बताता हूं जो कि 90% चांस रहेगा कि आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न यह है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम आधा कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा एफ, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हम मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं Q1 आवेश मान लेता हूं और इसको मैं Q2 आवेश मान लेता हूं। ठीक है, और इनके आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम R से डिनोट कर देते हैं। कि इनके बीच की दूरी को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, R से कर देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न यह पूछा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, ये जो R है वो R न रहकर R को अगर हम आधा कर देंगे तो इस पे लगने वाला जो बल होगा एफ, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे कुलाम नियम। क्या लगाएंगे, कुलाम के नियम से लगाएंगे। और कुलाम नियम तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, और यह कुलाम नियम आपको याद भी होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि कुलाम नियम से। ठीक है, कुलाम नियम से। अब कुलाम का नियम क्या कहता है ये बात आपको भी मालूम है कि जो एफ होता है तो एफ बराबर क्या होता है कुलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे क्या होता है आर स्क्वायर। यह होता है आप लोगों का कुलाम का नियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुलाम का नियम यही कहता है ना, इतना बात तो आपको मालूम है। अब यहां से ध्यान से आप समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं घेर देता हूं ताकि आप लोगों को एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ भाई कॉपी इस तरीके से लिखिए कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे। कुलाम का नियम मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि कुलाम के नियम में जो एफ होता है, बल होता है, वो बल क्या होता है कि उनके बीच जो आवेश होते हैं तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो होता है कुलाम के नियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एफ जो है वो तो अनुक्रमपाती होता है Q1 × Q2 के, लेकिन आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप लोग जानते हो। अब यहां से आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों आर क्या करने के लिए बोला कि आर को आधा कर दिया जाए। अब यहां से ध्यान से समझिए, तो अगर हम कहें कि एफ जो है अनुक्रमपाती है Q1 Q2 बटे, अब आर को आधा करने के लिए बोला है तो आर को अगर हम आधा कर दें तो हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एफ अनुपाती Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4। अब यहाँ 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एफ अनुपाती, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4 और कोष्टक में बच जाएगा Q1 Q2 और बटे ये नीचे बच गया आर स्क्वायर। यह हो गया। अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी। ठीक है, एक चीज आपको यहां से दिख रहा होगा कि Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या है आपका एफ।
ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह जो मेरे प्यार बच्चों ये नियत रहता है। तो Q1 इंटू Q2/R² बराबर क्या है, F है। तो हम लोग क्या करेंगे कि F, ठीक है, अनुपाती 4, और इसका वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, F रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको F डैश मान लीजिए। ठीक है, नया बल है तो उसको F डैश मान लीजिए। तो F डैश बराबर क्या होगा, अनुपाती 4, और इसका वैल्यू क्या आपने रख दिया, F रख दिया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो लगने वाला बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बल जो है 4 गुना हो गया। बल क्या हो गया, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, बस यही काम करना था। प्रश्न में क्या हमसे पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लगने वाले बल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 गुना हो जाएगा। बस, तो इतना डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दिया कि कभी भी आप नहीं भूल पाओगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस इसी फॉर्मूले पे आर का वैल्यू रख दो, ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। लेकिन मैंने इसको इतना अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता दिया कि कभी नहीं भूल पाओगे, आराम से क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर पाओगे। पहला प्रश्न डिटेल में समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारों जो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। ठीक है, तो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं मेरे प्यार बच्चों। अगर हम बात करें कि अगर दो बल रेखाएं अगर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए एक बल रेखा यह है और एक बल रेखा यह है, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि काट रही हैं। तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेंगी तो यहाँ पे दिशाएं क्या हो जाएंगी, दो दिशाएं आपको देखने को मिलेगा, एक दिशा यह और एक दिशा यह देखने को मिलेगा। लेकिन दो दिशाएं देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता है, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं। तो आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर। क्या डालेंगे, उत्तर। और उत्तर में मेरे साथ लिखिए। ठीक है, बोल बोल के लिखवा रहा हूं, मान लीजिए बिंदु पी इसका नाम रख दीजिएगा, मैं बोल बोल के लिख रहा हूं, लिखिए। हम लोग लिखेंगे कि यदि, यदि मेरे साथ लिखिए, यदि दो बल रेखाएं, यदि दो बल रेखाएं, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को काटती, एक दूसरे को काटती, तो दिख रहा है ना पूरा। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर, काटान बिंदु पर, काटान बिंदु पर दो दिशाएं होती, दो दिशाएं होती। देखिए मैं अपने से लिख रहा हूँ, ये किताब वाला भाषा नहीं है, मैं अपने से, किताबें तो बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होती हैं। मैं अपने से लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत सरल तरीके से। दो दिशाएं होती हैं, जबकि ऐसा लिखेंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे नीचे एक लाइन और, इसलिए ये एक दूसरे को, इसलिए यह एक दूसरे को कभी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं, कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। अब मेरे प्यारों से यह आंसर है, इतना लिखना है। क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, देखिए एक दिशा या एक दिशा है, जबकि ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए नहीं हो सकता है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बस इतना ही आपको रखना है मेरे प्यारों से। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किताब में वो देखेंगे एक पेज में इसको बना कर लिख दिया है,
याद करने में दिक्कत होगा, समझने में भी दिक्कत होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे। प्रश्न यह है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि अगर दो संधारित्र प्लेट हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, अगर दो संधारित्र प्लेट हैं और इनके बीच अगर हम यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, ठीक है, तो इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है कि इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप वही चीज हेडिंग डालोगे उत्तर। ठीक है, हेडिंग आपकी क्या रहेगी, उत्तर। इसको भी बहुत सरल तरीके से लिखूंगा क्योंकि किताब में बहुत डिफिकल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यदि समांतर प्लेट, चलिए मेरे साथ लिखिए या समझिए, यदि समांतर प्लेट, यदि समांतर प्लेट संधारित्र, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बस इतना काम करना है और मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए कह रहा है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाए तो संधारित्र की जो धारिता होगी मेरे प्यारों जो बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी, इसको आप समझिए, बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि हमको मालूम है कि सी बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, क्यू अपान के वी होता है। ठीक है, सी बराबर क्यू अपान के वी होता है। और आपको मालूम है मेरे प्यारों कि सी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वी के। सी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है वी के, मतलब धारिता के। ठीक है, इसका मतलब यहां से ये मालूम चल गया कि v का मान जैसे आप बढ़ाओगे, v का मान जैसे बढ़ेगा, विभवांतर का मान जैसे बढ़ेगा, समझिए कि धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, या धारिता का मान जैसे बढ़ेगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये हुआ है कि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कम हो जाता है। अगर ये सी का मान यहाँ पे बढ़ता है, बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक विभवांतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, तो यही रूल है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता जो होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर विभवांतर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभवांतर का मान घटता है, इसलिए यहाँ पे धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि धारिता जो होता है वह विभवांतर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपने से भी थोड़ा ऐड करके थोड़ा इसको बड़ा करके लिख सकते हो। बाकी यार मेथड जो है पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया, इतना में ही समाहित हो गया, बिल्कुल दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो गया होगा, कभी नहीं भूल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में आते हुए अपने से ही बनाकर तुरंत पूरा लिखना चालू कर दोगे। तो तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर आगे तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार बना लीजिए इन प्रश्नों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर, क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे। और उत्तर में आपकी पहली हेडिंग रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या डालोगे, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी, धारिता। डाल दिया आपने हेडिंग। अब समझिए, आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर, फार्मूला क्या होता है, सी बराबर फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। फार्मूला तो यही होता है, आपको भी मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि सी बराबर क्या होता है कि के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब यहाँ पे पहला 3 पॉइंट है, 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला निर्भर किस पे करती है मेरे प्यार बच्चों कि जो सी होता है मेरे प्यार बच्चों वह अनुक्रमणपाती होता है के। ठीक है, के क्या यहाँ पे है, तो के मेरे प्यार बच्चों क्या है यहाँ पे, परावैद्युतांक। तो पहला किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पर निर्भर करता है पहला। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए दूसरा किस पर निर्भर करता है, तो दूसरा जो सी होता है वह आपके अनुकरणपाती होता है ए के। अब ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए है प्लेटों का क्षेत्रफल। ये जो है वो क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दिया आपने, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद तीसरा किस पे निर्भर करता है, तो तीसरा मेरे प्यार बच्चों सी जो होता है वो व्युत्क्रमणपाती होता है डी के। और डी क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो प्लेटों के बीच की दूरी। तो तीसरा किस पे निर्भर करता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो 3 चीजों पे निर्भर करता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 3। सी जो होता है वो आपके अनुकरणपाती होता है के। सी जो होता है वो अनुकरणपाती होता है ए के, प्लेटों के क्षेत्रफल के। और सी जो होता है उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। तो 3 बातों पे निर्भर करता है, तीनों मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया। बस देखिए कितना कभी भूल पाओगे, कभी नहीं। एग्जाम में जब भी आएगा तो इतना दिमाग आपका काम करेगा कि बिल्कुल इसका जो उत्तर है बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेस्ट तरीके से दे पाओगे। एग्जामिनर 1 नंबर निकालेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। क्लियर है मेरे प्यारों बच्चों, प्रश्न नंबर 4 भी आपको डिटेल में समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, हर साल आपके एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यह है कि एक तार की लंबाई खींचकर 4 गुना कर दी जाती है, तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के पहला बताना कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा बताना है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा बताना है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 चीज बताना है कि अगर एक तार की लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए, तो तार को अगर एक नियत विभवांतर के स्रोत से अगर हम जोड़ दें, तो तार के प्रतिरोध पे, उसके प्रतिरोधकता पे, उसके अनुगमन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हेडिंग आपने बना दिया है प्रतिरोध। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। प्रतिरोध पे मेरे प्यारे, मैंने बताया था कि प्रतिरोध निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि नया प्रतिरोध, जब भी लंबाई को यहाँ पे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दे और नया प्रतिरोध पूछे, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, पहले भी कई बार बता चुका हूं। नया प्रतिरोध निकालना हो तो आप सिंपल एन स्क्वायर कर दो। ठीक है, एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। यह फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आसानी से इस पे आप बहुत कम समय में इसका आंसर ला पाओगे। तो यह फॉर्मूला है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, ये याद कर लेना। जब भी नया प्रतिरोध निकालना है तो एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। एन क्या है, तो गुना है, 4 गुना का है, 5 गुना का है, उसकी संख्या है एन। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम नया प्रतिरोध को अगर हम आर डैश मान लेते हैं, तो आर डैश बराबर क्या होगा, एन। तो एन क्या बोला यहाँ पे, 4 गुना कर दिया जाए तो 4, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध तो आर ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा आर। तो ये आंसर आ गया आप लोगों का। नया प्रतिरोध कितना आ गया, पुराने का 16 गुना आ गया।
तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आंसर क्या लिखोगे, 16 गुना। क्या लिखोगे, 16 गुना। बस क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल यही आंसर है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या बोला है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप प्रतिरोधकता, आप हेडिंग डालोगे प्रतिरोधकता, आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, मेरे साथ लिखिए, लिखेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पे नोट में लिखिए क्योंकि, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं पड़ेगा, इसको लिखना जरूरी है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं, चालक पर नहीं, बल्कि, बल्कि चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे तार का कोई झोल नहीं है कि तार को 4 गुना कर दे, 20 गुना कर दे, कुछ भी कर दे, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है चालक पर नहीं, बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, यह बात आप याद रखना, बस इतना ही लाइन आपको लिखना है। क्योंकि भाई चालक जो होता है, प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, चाहिए लंबाई को कुछ भी कर दो, प्रतिरोधकता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट बोला है मेरे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग पर, कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेडिंग हम लोग जानेंगे अनुगमन वेग। तो चलिए देखते हैं अनुगमन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेडिंग हमने बना दिया अनुगमन वेग। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अनुगमन वेग क्या होता है, v सफिक्स d जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके लंबाई के। तो अनुगमन वेग जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के। तो अगर हम लंबाई को बोला कि 4 गुना कर दें, तो यहाँ पे अगर वी डी 1/L की जगह अगर हम 4 लिख दें, तो ये जो वी डी है अनुगमन वेग, तो अनुगमन क्या वेग क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 होगा, 1/4। अब बताइए, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बता पाएगा जितना मैं सिंपल आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। इस प्रश्न को भी देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार घर पे प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न। क्या है, ध्यान से समझिए। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा देना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग हम लोगों की रहेगी कि दो समांतर, दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, चालकों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फार्मूला याद कर लेना इसका। फार्मूला होता है F/K L बराबर
म्यू नॉट बटे 2 पाई और कोष्टक में होता है I1 माइनस I2 बटे में R। यह फार्मूला होता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारों। इस फार्मूले को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस फार्मूले के एक तरीके से और लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं F बटे के L बराबर, इसका मान रख देंगे, इसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7, ठीक है। और इनटू में बच जाएगा यहाँ पे आपका I1 माइनस I2 बटे R। इसको हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका से लिखा जाता है, दोनों तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर हम I1 माइनस I2 बराबर अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर धारा मान लेते हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वहीं उन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम 1 मीटर मान लें कि 1 मीटर दूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हो जाएगा F बटे के L बराबर 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7, क्योंकि इसका मान आपका 1 है, इसका मान भी 1 है, तो 1 बटे 1 का मतलब 1 ही होगा, तो इतना ही बचेगा। तो इतना बच गया आपके पास कि F बटे L बराबर 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। हमें परिभाषा पूछा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे परिभाषा। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा। चलिए देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा हेडिंग डालने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 1 एम्पियर, चलिए मेरे साथ नोट कीजिए, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, वह वैद्युत धारा है जो जो निर्वात अथवा जो निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूरी, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों, दो समांतर तारों के, दो समांतर तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, ऐसे लिखना है। वही चीज फार्मूले पे ही हमने लिखा है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ने कि दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा मैंने दे दिया। तो इतना डिटेल में मैंने फार्मूला लिखा, फिर उसको समझाया, फिर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे I1 I2 का 1 मीटर मान लिया, उनके बीच की दूरी को 1 मीटर मान लिया, वैल्यू रखा, इतना आ गया। और इसी पे ही बस मैंने क्या बता दिया, परिभाषा बना दिया। इस वाले फार्मूले पे मैंने परिभाषा बना दिया। अब इतना आसान कहाँ कोई बता पाएगा, किताब में जाके देखो, दिमाग घूम जाएगा आप लोगों को कि आप याद कैसे करें इन प्रश्नों को। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सारे प्रश्नों को याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे प्यारे बच्चों कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं यह जानना जरूरी है। तो पहली हेडिंग तो आपकी यही रहेगी कि अनुनादी,
ठीक है, कि अनुनादी आवृत्ति कैसे कहते हैं। इसके बाद इसका हम लोग सूत्र यहाँ पे प्राप्त करेंगे व्यंजक इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ लिखिए अनुनादी आवृत्ति। पेन कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ लिखते रहिए, बहुत छोटा छोटा लिखवा रहा हूं। तो आप लिखिए कि वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके जिसके लिए जिसके लिए प्रेरकीय जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है, बराबर होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, बराबर होता है, उसे अनुनादी उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया अनुनादी स्त्री का। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति समझाएंगे ना आप लोगों को। देखिए क्या है कि अनुनादी आवृत्ति की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है, उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बोला है उसी से हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति करेंगे फार्मूला की। ठीक है, तो यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, अनुनाद की स्थिति में। अगली हेडिंग आप बनाइए अनुनाद की स्थिति में। अब यहाँ पे हम लोग व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं अनुनाद की स्थिति में। अब जो बोला है परिभाषा उसी से देखिए कैसे हम लोग उत्पन्न करेंगे। एक चीज बोला है कि प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है। तो प्रेरकीय प्रतिघात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से, और धारकीय प्रतिघात को हम लोग एक्स सी से डिनोट करते हैं। दोनों बराबर होते हैं, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब मेरे प्यारों कितना सिंपल है, यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल बराबर, और यहाँ पे आपका धारकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से सिंपल मेरे प्यारों चुप करना क्या है कि इस ओमेगा को गुणा इस ओमेगा में कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल को यहां ला दीजिए एल सी। ठीक है, और आपको मेरे प्यारों चुप सबको मालूम है कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πf। ये बात तो आपको भी मालूम है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से सिर्फ अगर ओमेगा निकालो तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है इधर बगैर तो वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/करड़ी में एल सी। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा का मान 2πf रख देंगे, तो ओमेगा की जगह हम लोग देंगे 2πf बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/करणी में एल सी। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिए, हमें तो f की वैल्यू चाहिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ये जाके गुणा में हो जाएगा तो 1/2π और कोष्टक में हो जाएगा एल सी। बस यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरे प्यारे बच्चों हो गया अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त हमने यहाँ पे कर दिया। या यही आंसर है जी, बिल्कुल यही आंसर है। बस अब बताइए इतना ज्यादा सिंपल आपको कौन बताएगा, इतना ज्यादा सिंपल कोई नहीं बता सकता जितना मैं आप लोगों को आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बिल्कुल सूत्र प्राप्त होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए ये भी प्रश्न हमने करके बता दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। क्या है कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयों तथा उनके द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल का प्रश्न दे दिया यहाँ पे। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयां और द्रव्यमानों का अनुपात दिया है। तो लंबाइयां का अनुपात दिया है यहाँ पे L1 संबंध L2 संबंध L3, 3 लंबाइयां हैं, 3 लंबाइयां मैंने मान लिया। तो तीनों लंबाइयां का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अनुपात आपको दे रखा है
3 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, नीचे आपको द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, तो द्रव्यमानों को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m1 अनुपात m2 अनुपात m3 तीन ही है जिनका अनुपात दे रखा है यहाँ पे 1 संबंधे 2 संबंधे 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए हमसे पूछा है प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब R1 संबंधे R2 संबंधे R3 का हमसे अनुपात यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, यह प्रश्न में पूछा हुआ है हमसे। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो फॉर्मूला चलता है सिंपल सा, उसको याद कर लेना। तो जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो प्रतिरोधों का अनुपात बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोधों का अनुपात, तो प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है कि R1 संबंधे R2 संबंधे R3 पूछे तो ये बराबर हो जाता है L1 का स्क्वायर बटे M1 संबंधे L2 का स्क्वायर बटे M2 संबंधे L3 का स्क्वायर बटे M3। यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को आप याद कर लेना कि जब ये प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पे R1 संबंधे R2 संबंधे R3 निकालते हैं। तो L1 का स्क्वायर, L1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3, तो यह तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे M1, M1 का वैल्यू कितना है 1, तो नीचे आप 1 रख दीजिए। संबंध है L2 का स्क्वायर, L2 का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 1, फिर यहाँ पे अनुपात लगाएंगे। L3 का स्क्वायर, L3 का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे M3, M3 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ M2 का वैल्यू 2 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 लिखिएगा गलत हो जाएगा। M2 का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9 बटे 1, अनुपात है 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी के 4 बटे 2, आगे हो जाएगा 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 बटे 3। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 9 बटे 1 का मतलब सिर्फ इसे 9 ही लिखिए, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, इसे काट दोगे 2 बार में कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे के 3। तो इसे सरल अनुपात में चेंज करना है, तो अगर बटे में आ गया 1 बटे 3 तो 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को गुणा सब में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 गुणे 3 अनुपाते 2 गुणे 3 अनुपाते 1 बटे 3 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 27 अनुपाते 2 3 6 अनुपाते इधर बच गया 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा 27 संबंधे 6 संबंधे 1। क्या यही उत्तर है? जी बिल्कुल, तीनों अनुपातों का आ गया, प्रतिरोधों का अनुपात आ गया R1 संबंधे R2 संबंधे R3, तो प्रतिरोधों का अनुपात कितना गया 27 संबंधे 6 संबंधे 1 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसका फार्मूले सहित बता दिया, अब ये एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आज की वीडियो में सारे प्रश्न मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिया, बस इसकी प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।